हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जैसा है। हम कहते हैं कि यूनिवर्स का मास कांस्टेंट होता है और मास को हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। एनर्जी के केस में भी ऐसे ही होता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक बल्ब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो बल्ब ग्लो करेगा, और जब बल्ब ग्लो करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट और लाइट। उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स का एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है, उसमें कभी भी चेंज नहीं होता। फिर क्वेश्चन आता है कि सर जब पूरे यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट होता है तो एनर्जी क्राइसिस वर्ड कहां से आया? व्हाई देयर इज एनर्जी क्राइसिस? तो एनर्जी क्राइसिस का मतलब क्या होता है देख लीजिए। अभी हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक पहाड़ है और उस पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, ऐसे बड़े सारे पत्थर हैं। तो लेट अस कंसिडर ऑन अ माउंटेन देयर इज अ ह्यूज रॉक, और उस रॉक का हाइट ग्राउंड से बहुत ऊंचा है तो mgh बहुत जाता है। तो उस रॉक के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन क्या हम उस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं? आंसर है नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि वो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। तो उसी तरीके से हो क्या रहा है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी इज बीन कन्वर्टेड इनटू नॉन यूजेबल एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने मैचस्टिक लिया, मैचस्टिक को बर्न किया, तो मैचस्टिक के अंदर जो केमिकल है उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? हीट और लाइट। थोड़ी देर में वो मैचस्टिक बंद हो जाता है, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हुआ, जो यूनिवर्स में हीट गया, क्या उस हीट को हम यूज कर सकते हैं? क्या कहते नहीं, उस हीट को यूज नहीं कर सकते। सो यूजेबल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाट? नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि सारी यूजेबल एनर्जी जो है वो नॉन यूजेबल में कन्वर्ट हो रही है। थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फ्यूल। देखिए फ्यूल क्या होता है? वो सब्सटेंस जिसको हम बर्न करते हैं, और इसलिए बर्न करते हैं ताकि उससे हीट और लाइट हम प्रोड्यूस कर सकें। और ये फ्यूल जो है मेनली तीन तरीके के होते हैं। सॉलिड फ्यूल जैसे वुड हो गया, लिक्विड फ्यूल जैसे केरोसिन हो गया, गैसियस फ्यूल जैसे आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया। फोर्थ टॉपिक है हमारा कि ये जो फ्यूल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। मतलब एक अच्छे फ्यूल की, मतलब एक आइडियल फ्यूल की व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहला टर्म समझेंगे इसके अंदर, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। किसी भी फ्यूल को हम बर्न करते हैं ना तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो मान लो किसी फ्यूल का अगर हम 1 kg लिया, 1 kg, और उसको बर्न किया तो वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ हीट एंड लाइट, वो क्या हो गया उसका कैलोरीफिक वैल्यू। तो फ्यूल का हमेशा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। आइडियल फ्यूल शुड हैव अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। सेकंड क्या है? आइडियल फ्यूल वो फ्यूल है जिसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। तीसरा कि वो इकोनॉमिकल होना चाहिए ताकि हर कोई आम इंसान जो है वो उसको यूज कर सके। एंड फोर्थ, इट शुड बी इजीली अवेलेबल। अगर मान लो कोई फ्यूल है बहुत अच्छा है लेकिन अवेलेबल ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वुड की बात करते हैं, सॉलिड फ्यूल की बात करते हैं, तो वुड जो है अगर आप उसको बर्न करेंगे तो कितना पोल्यूशन कॉज करता है, कितना स्मोक कॉज करता है। एंड इट ऑल्सो लीड टू व्हाट? डिफॉरेस्टेशन। वुड को बर्न करना एडवाइजेबल भी नहीं है। और अगर मान लो चलो हम यूज भी कर रहे हैं, और अगर 1 महीने का अगर हमने फ्यूल वुड इकट्ठा करना है तो उसमें तो एक कमरा भर जाएगा वुड के लिए, तो उसको स्टोर करना भी आसान नहीं है। अब हम लिक्विड फ्यूल की बात करें तो लिक्विड फ्यूल भी बहुत कंफर्टेबल फ्यूल नहीं माना जाता डोमेस्टिक पर्पस के लिए। अब मान लो जी लिक्विड फ्यूल में केरोसिन है, अगर आप केरोसिन का लैंप यूज कर रहे हो, उस पर खाना बना रहे हैं,
तो उसमें कितना सारा पोल्यूशन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बर्तन भी काला हो जाता है, एटमॉस्फेयर फ्रेंडली नहीं है वो, इको फ्रेंडली फ्यूल नहीं है वो। तो गैशियस फ्यूल जो है ना, उसको आइडियल फ्यूल माना गया है। उसको आइडियल फ्यूल इसलिए माना गया है कि गैशियस फ्यूल को आप क्या देखेंगे, आप कि जो एलपीजी का सिलेंडर है, उस एलपीजी सिलेंडर को आप 2 महीना, 1.5 से 2 महीना आप यूज कर सकते हो सिलेंडर में जितने गैस अवेलेबल है। बड़ा इजी है वो ट्रांसपोर्ट के लिए। यहां तक कि अब उस एलपीजी को हम क्या करते हैं, पाइपलाइन में भी ले लेते हैं। तो पाइपलाइन से वो अवेलेबल आपके घर के लिए है। अब सिलेंडर की बुकिंग वगैरह प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो इजी ट्रांसपोर्ट हो गया। वो इकोनॉमिकल भी है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो अफोर्डेबल दैट एवरीबडी कैन एक्सेस टू इट। तो याद रखेंगे कि जो गैशियस फ्यूल है उसी को आइडियल फ्यूल माना जाता है। मैं बार बार एलपीजी बोल रहा हूं, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी इज व्हाट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 2 फुल फॉर्म आपने ही बताना है, एक है आपका पीएनजी और दूसरा एचएनजी। अगर इसका आंसर पता चले तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी होता है जो हम ट्रेडिशनली बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, और उसका बेस्ट एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल। एंड फॉसिल फ्यूल में मेनली क्या आता है आपका आता है फॉसिल फ्यूल के अंदर आपका आता है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में मेनली कौन सा गैस होता है? मीथेन। ट्रेडिशनली हम वुड को भी यूज करते आते हैं, बहुत समय से करके आ रहे हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए ये सारी चीजें जो हैं, जो हमने बात किया कन्वेंशनल सोर्स, हम उसको इतना यूज करना चालू कर दिया कि अब ये वर्ज पे है, खत्म होने के वर्ज पे है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, इसे क्राइसिस हो सकती है। तो लोगों ने ना फिर ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना चालू किया, और जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम बहुत समय से यूज नहीं कर रहे हैं, हम नया रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए कि हम उसको कैसे यूज करें, वो सारे फ्यूल, वो सारी एनर्जी किस में आती है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आती है। इसका एग्जांपल है सोलर एनर्जी, जैसे हम सोलर सेल बनाते हैं, सोलर हीटर बनाते हैं, टाइडल एनर्जी, सी वेव एनर्जी। तो ऐसे बड़े सारे जो हैं एनर्जी, विंड एनर्जी, वो सब किसके अंदर आता है? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। अभी हमने तुरंत आपको बताया कि फॉसिल फ्यूल्स में मेनली क्या आता है? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी फ्यूल आप पढ़े ना, या जो भी एनर्जी पढ़े, उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है ये कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो आप बोलेंगे सर फॉसिल फ्यूल का एडवांटेज क्या हो सकता है? फॉसिल फ्यूल का एडवांटेजेस है ना, इट इज इजीली अवेलेबल, इकोनॉमिकल है, सबको इसको यूज कर सकते हैं। बोले सर ये क्या मतलब हुआ? तो बोलेंगे कि हाँ यूज कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल को। क्या किया आपने? लकड़ी काटा, जला लिया, कोयला है, सब जगह अवेलेबल है, आप उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इसका डिसएडवांटेज जो है वो डोमिनेट करता है इसके एडवांटेज के ऊपर। तो बोलेंगे इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये जब इसको हम बर्न करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, इट लीड्स टू व्हाट? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट करने लग रहे हैं। और जब ये मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर विल कम इन ऑन अ लैंड। तो काफी जमीन जो है वो वाटर के अंदर समर्ज कर जाएगा, और ऐसा हो रहा है। कितने सारे आइलैंड्स जो आज से 10 साल पहले नोन थे, आज वो पानी के अंदर चले गए, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। ये डिसएडवांटेज है। जब भी हम किसी फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं ना, तो वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करता, वो 2 और इंपॉर्टेंट गैसेस, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहना चाहिए, टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करता है, जैसे NO2 हो गया और SO2 हो गया। जो NO2 है उसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। जब ये वाटर से कंबाइन करता है तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और SO2 जब वाटर से कंबाइन करता है तो सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सल्फ्यूरस एसिड इज H2SO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। अब देखिए ये एसिड रेन के फॉर्म में नीचे आता है। अगर ये मिट्टी पे पड़ा
किसी फील्ड पे गिर गया, बारिश हुआ, तो वो सॉइल क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, उसकी कल्टीवेशन पावर कम हो जाता है और धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। अगर किसी वाटर बॉडीज में चला गया तो उसके एक्वेटिक एनिमल्स को वो किल कर देता है। अगर ह्यूमन पे बारिश गिरा तो क्या होता है, स्किन डिजीजेस कॉज कर सकता है। अगर किसी मॉन्यूमेंट्स पे गिरता है जो मार्बल वगैरह का बना है जैसे ताजमहल, तो वो भी डैमेज हो जाता है। इट लूजेज इज ग्लिटर, इट लूजेज इज शाइन, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाती है। जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स। आप कहीं भी देखेंगे तो एवरीवेयर इलेक्ट्रिसिटी इज बीन यूज्ड, इंटायर वर्ल्ड इज बीन इल्यूमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं, ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर नाम की डिवाइस से प्रोड्यूस होता है। अब आप बोलेंगे कि जनरेटर होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली जनरेटर डज? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ध्यान से थोड़ा सा जनरेटर को देखेंगे। ये जनरेटर है, ये इसके साथ शाफ्ट लगा हुआ है और ये शाफ्ट के साथ क्या लगा हुआ है? टरबाइन। अगर टरबाइन रोटेट करेगा तो जनरेटर के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसको अभी डिस्कस करेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जनरेटर के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि जो वो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसको मैं एक मॉडल के मदद से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। आप मेरे हाथ में मॉडल देख रहे हैं डीसी जनरेटर का, और इसमें जो आप ये देख रहे हैं ना, ये कॉपर वायर है। ये इस कॉपर वायर को हमने ऐसे वूंड करा हुआ, लपेटा हुआ है। किस पे? इस पे। ऐसे लपेट लपेट के हमने क्या कर दिया कि ये पूरा एक कॉइल बन गया। अब इस कॉइल के दो एंड होंगे, उस दोनों एंड को हमने इस वायर से, ये और ये वायर से हमने रेड और ग्रीन से कनेक्ट करा हुआ है। ये वायर इसके अंदर पंचर करके हमने अंदर डाला और इसके बैक साइड से हमने इस एलईडी से इसमें कनेक्ट कर दिया। कॉइल के सेंटर में हमने ये रखा हुआ है, ये जो लगाया है, दिस इज राउंड मैग्नेट। अब इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के बीच में रोटेट कर सकते हैं। और किसके मदद से रोटेट कर पा रहे हैं? ये जिससे मदद से रोटेट करें इसको शाफ्ट कहते हैं। ये शाफ्ट, इसी शाफ्ट में ये टरबाइन लगा हुआ है। फिलहाल इस मॉडल में टरबाइन नहीं है। इसको मैं अपने हाथ से रोटेट करूंगा ऐसे, तो देखेंगे कि अगर इसकी स्पीड, रोटेशन की स्पीड किसकी? मैग्नेट की। किसके बीच में? कॉइल के बीच में। अगर एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा तो ये एलईडी ग्लो करेगा। तो फंडामेंटली हो क्या रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मैं इसके रोटेशन से प्रोवाइड कर रहा हूं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा कि ये ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा और फास्ट किया, ग्लो किया ना, ये देखिए ग्लो कर रहा है। ये देखिए, कैन यू सी इट इज ग्लोइंग? जस्ट सी, इट इज ग्लोइंग। सो दिस इज व्हाट इज जनरेटर इज। अब सारी कहानी है क्या कि हमने टरबाइन को घुमाना है। अब टरबाइन को अगर हम घुमाएंगे तो टरबाइन को घुमाने के लिए हमें कोई ना कोई एनर्जी सोर्स चाहिए। तो यहां पे हमने क्या दिखाया देख लीजिए। यहां पे हमने थर्मल पावर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी आपको। यू कैन सी हियर कि ये वाटर, ये यहां पे वाटर रखा हुआ आपने, इस वाटर को हम बॉईल करते हैं। अब वाटर को बॉईल करने के लिए आपको कोई ना कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए, और वो एनर्जी सोर्स क्या होगा? फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल हो गया। आपने कोल को बर्न किया तो वाटर बॉईल करना चालू करेगा, यहां पे स्टीम प्रोड्यूस होगा, और उस स्टीम से हमने उस स्टीम को नैरो डाउन कर दिया, और उस स्टीम को हमने किस पे प्रोजेक्ट किया? टरबाइन पे। इस स्टीम के मदद से क्या होगा? टरबाइन घूमना चालू हो जाएगा, वही टरबाइन। और जब ये टरबाइन घूमेगा तो देखिए क्या घूमेगा? शाफ्ट। और इस शाफ्ट पे क्या लगा हुआ है? मैग्नेट। मैग्नेट रोटेट करेगा किसके बीच में? कॉइल के बीच में। जब मैग्नेट कॉइल के बीच में रोटेट करेगा, इसको मैकेनिकल वर्क कहते हैं।
and if it continues, the energy is produced. Which energy? Electrical energy is produced. और अगर हम स्टीम की क्वांटिटी बहुत बढ़ा देंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड और दिस एनर्जी इज यूज्ड इन अ कमर्शियल बेसिस. अब हम ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हैं इसको थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं. अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि थर्मल पावर स्टेशन जो है या थर्मल पावर प्लांट जिसको कहते हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है. देखिए, थर्मल पावर प्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं. बस इसको कोल एज अ सोर्स फ्यूल चाहिए और आप इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये इकोनॉमिकल भी होता है. इसका सेटअप जो है इकोनॉमिकल होता है. इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसका कॉस्टिंग जो है वो बहुत कम आता है. बट इसका डिसएडवांटेजेस जो है ना वो एडवांटेजेस को ओवरकम कर जाता है. इसीलिए पूरे वर्ल्ड वाइड थर्मल पावर प्लांट को नया स्टैब्लिश करने को डिस्करेज किया जा रहा है कि पीपल डिस्करेजेस यूजिंग थर्मल पावर प्लांट. क्यों? क्योंकि आप कौन से फ्यूल को यूज कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल को, जो एक परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है. विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू, माने वो खत्म होने वाला है. मोर ओवर इसकी अपनी समस्या है. इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, इट कॉजेज एसिड रेन. तो इसके बड़े सारे डिसएडवांटेजेस हैं. इस डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके से इस पानी को बॉईल करना सोचा. अब ये पानी बॉईल कैसे हो सकता है और किस तरीके से? तो बोला कि सर ये कोल तो इसकी अपनी डिसएडवांटेजेस है. क्या हम यहां पे कोई और क्लीनर सोर्स यूज कर सकते हैं एनर्जी का? क्या? बोला हां कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी. अब आप बोलेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना क्या इजी है? बोला नहीं, बिल्कुल इजी नहीं है. इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना पड़ता है. और न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर. और उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है. और उस एनर्जी से ये क्या होता है? वाटर बॉईल करता है. और वाटर बॉईल करके क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टीम, जिससे टरबाइन रोटेट करेगा और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. लेकिन इसके अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बड़े हैं. न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है. इसका फ्यूल भी ऑब्टेन करना बहुत बड़ा चैलेंज है. जो फ्यूल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज होता है उसको यूरेनियम कहते हैं. दिस इज कॉल्ड यूरेनियम. सबसे पहले मैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में बताऊं कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो दो टाइप्स का होता है. इट इज ऑफ टू टाइप. एक होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है फिजन. जो फ्यूजन होता है ये बेसिकली सन के अंदर होता है, स्टार के अंदर होता है. इट गिव्स इमेंस सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें दो लाइटर एटम्स जो हैं ये कंबाइन करके एक बड़ा एटम बनाता है और इस प्रोसेस में ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस होता है. लेकिन अभी अर्थ पे इस एनर्जी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता. उसका रीजन क्या है कि अगर ये एनर्जी प्रोड्यूस करना चालू कर दे तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है. अब हम समझेंगे कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है. फिजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ा एटम आपने लिया, जैसे यूरेनियम का है. ये न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है ये. और इस यूरेनियम के अंदर अगर आपने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन प्रोजेक्ट किया इसके न्यूक्लियस में तो ये यूरेनियम जो है ब्रेक कर जाता है. किसमें? थोरियम में. और इसमें से 3 न्यूट्रॉन्स और निकल जाते हैं. 3 न्यूट्रॉन. और ये 3 न्यूट्रॉन आगे वाले एटम्स को भी बम्बार्ड करके और उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी लार्ज. इसको भी कंट्रोल करना आसान नहीं है. लेकिन ओवरऑल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो कंट्रोलेबल है. उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसका एडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर का या न्यूक्लियर पावर प्लांट का? इसका एडवांटेजेस ये है कि ये बड़े कम अमाउंट ऑफ फ्यूल में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. इसको प्लांटेशन कॉस्ट तो इसका ज्यादा है लेकिन लॉन्ग रन में ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है मैनकाइंड के लिए. अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस बड़े हैं. जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है वो इतना प्रोटेक्टिव होना चाहिए
कि उसमें से कोई रेडिएशंस बाहर ना निकले, क्योंकि गलती से अगर उसमें से कोई रेडिएशंस, क्योंकि यूरेनियम को जब आप इसको जब ब्रेक करते हैं तो ये एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता, इसके साथ रेडिएशंस भी निकलते हैं, और ये रेडिएशंस कैन डैमेज द एंटायर सिटी, कैन किल द एंटायर सिटी। तो इसको बड़ा प्रोटेक्टेड रूप से बनाना पड़ता है। नॉट ओनली दिस, जो इसका वेस्ट होता है, जो फ्यूल का वेस्ट होता है, उसको भी संभाल के रखना, वो उससे और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, वो इसका न्यूक्लियर वेस्ट जो है उसको भी अपने आप में प्रोटेक्ट करना, उसको संभाल के रखना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सो अल्टीमेटली न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बेसिकली क्या होता है, वो इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने अभी तक ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जनरेटर्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जनरेटर ही वो डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस जनरेटर के अंदर ये जो चीज आप देख रहे हैं शाफ्ट है, और ये शाफ्ट जो है ये अल्टीमेटली कनेक्टेड किससे है, टरबाइन से। यहां पे तो आपने 2D मॉडल देखा टरबाइन को, मैं आपको रियल टरबाइन दिखाता हूं कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द टरबाइन इज। ये शाफ्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका टरबाइन। अब देखिए टरबाइन घूमेगा तो हमारा शाफ्ट भी क्या होगा, वो भी घूम रहा है। और यही हमने थर्मल पावर स्टेशन में किया कि हमने कोल या नेचुरल गैस से पानी को बॉईल किया, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, स्टीम प्रोड्यूस हुआ, और उस स्टीम ने इस टरबाइन को हिट किया और उससे टरबाइन क्या हो गया आपका, रोटेट होना चालू हो गया। तो हमने ये देखा कि टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। अब देखिए, नाउ विल स्टडी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी कहते हैं। हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पढ़ेंगे, और हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एक मॉडल भी आपको अभी वर्किंग मॉडल दिखाएंगे। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहां से एक रिवर मूव कर रहा है, रिवर इज फ्लोइंग, तो रिवर है, मूव कर रहा है, वाटर के अंदर मूवमेंट है, एंड इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। अब हमने क्या किया कि इस रिवर के सामने हमने यहां पे एक वॉल खड़ा कर दिया, दीवार, इसको डैम कहते हैं। तो पानी यहां पे क्या हो गया, इकट्ठा होना चालू हो गया, धीरे धीरे पानी का हाइट क्या हो गया आपका, बढ़ गया। तो वाटर ने क्या गेन किया, पोटेंशियल एनर्जी गेन किया। और जैसे वाटर एक लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेता है, तो हम क्या करते हैं, इस वाटर को अलाउ करते हैं यहां से ऐसे गिरने के लिए। तो जैसे वाटर इस पे गिरेगा यहां पे, तो ये टरबाइन क्या होगा आपका, ये पानी गिरा तो ये टरबाइन जो है वो रोटेट करना चालू करेगा, और टरबाइन जब रोटेट करेगा तो क्या होगा, शाफ्ट रोटेट करेगा, और शाफ्ट रोटेट करेगा तो मैग्नेट रोटेट करेगा, किसके बीच में, कॉइल के बीच में, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। हमने लास्ट मॉडल में आपको ओपन जनरेटर दिखाया था, आज मैं आपको क्लोज जनरेटर दिखाता हूं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हम कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ रिवर। यहां पे पानी जो है ये स्टोर्ड है हायर लेवल पे, सो इट इज हैविंग हाई पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वाला क्या है, दिस इज कॉल्ड जनरेटर, और इस जनरेटर के साथ ये टरबाइन लगा हुआ है। मैं आपको टरबाइन दिखाऊं, अगर ध्यान से कैमरा में देखेंगे तो टरबाइन आपको यहां पे दिखेगा। इस पानी बेसिकली यहां से निकल के इसके अंदर आएगा, उससे क्या होगा, आपका टरबाइन रोटेट करेगा, और टरबाइन रोटेट करेगा तो उससे क्या होगा, जनरेटर के अंदर बेसिकली वो फंक्शन होगा जिसमें कॉइल रोटेट करेगा मैग्नेट के बीच में, या वाइसी वर्सा। और अगर ऐसा होगा तो देखिए वायर्स लगे हुए जनरेटर से, यहां से वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा और आपका ये एलईडी ग्लो करेगा, और ये पानी जो एक बार यहां से यहां आएगा, ये आगे फिर रिवर में जाके ये पानी आगे रिवर के फॉर्म में आगे चला जाएगा। आप देखना चाहेंगे कि हाउ एलईडी ग्लो, ध्यान से देखेंगे। मैं इस स्विच को ओपन करता हूं, आपने क्या देखना होगा कि पानी यहां से मूव करेगा और इसके अंदर आएगा और उसे टरबाइन रोटेट करेगा, और टरबाइन रोटेट करेगा तो आपका एलईडी ग्लो करेगा। जस्ट सी, ये देखिए यहां पे हमने खोला, ये देखिए आपका एलईडी ग्लो किया यहां पे, कैन यू सी एलईडी इज ग्लोइंग। यस, दिस व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एडवांटेजेस क्या होता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का एडवांटेज ये है कि इसमें थर्मल पावर स्टेशन के जैसा पोल्यूशन नहीं होता, और इसमें वाटर इज बीन यूज्ड विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरा कि जब जिस रिवर पे आप डैम बनाते हैं
तो उसमें ना फिर फ्लड नहीं आता, आगे का जो गांव वगैरह है वो फ्लड से बर्बाद नहीं होता। और एक और इसका एडवांटेज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना पानी एक्यूमुलेट हो जाता है जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि जहां डैम बनाया जाता है वहां वाटर गेट एक्यूमुलेटेड, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब काफी सिविलाइजेशन को हटा के मूव करके कहीं और भेजा जाता है और फिर वहां पे डैम बनाया जाता है। जो लोग वहां से शिफ्ट करवाए जाते हैं दे आर नॉट कंफर्टेबल, उनकी पूरी लाइफ साइकिल खराब हो जाती है, उनकी हिस्ट्री खराब हो जाती है, जो उनका एंसेस्ट्रल जो एक कल्चर चला आता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी रिवर अप स्ट्रीम से लो स्ट्रीम में जाती है तो इट ब्रिंग्स सिल्ट अलॉन्ग विद इट, और फ्लड के फॉर्म में वो सिल्ट बाहर निकल जाता है और उससे नदी के आसपास का जमीन जो है वो फर्टाइल हो जाता है, उसमें फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आपने डैम बना दिया तो अब ये नहीं हो रहा, तो एडिशनल फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड इन द फील्ड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द विंड एनर्जी एंड विंड एनर्जी मिल एंड विंड एनर्जी फार्म इज। अब देखिए इसके अंदर भी वही कहानी है, ये टरबाइन है, ये टरबाइन घूमेगा, लेकिन अब हम ये टरबाइन किससे घुमाएंगे? विंड से। अब मूविंग विंड के अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। वो विंड क्या करेगा? इस टरबाइन को रोटेट करेगा, और जब भी टरबाइन रोटेट होगा तो फिर वही सारा कुछ होगा एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। अब देखिए विंड एनर्जी का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे वाटर है। एक बार इसको सेटअप कर दिया तो इसमें रिकरिंग कॉस्ट बहुत कम लगता है, इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि ये बेसिकली इनके पार्ट्स कंपोनेंट्स लोहे वगैरह के बने होते हैं, आयरन के बने होते हैं, जिनमें रस्टिंग हो जाता है, और रस्टिंग होने के कारण क्या होता है, उन पार्ट्स को बार बार बदलना पड़ता है या फिर पेंटिंग ग्रीसिंग करनी पड़ती है टू प्रिवेंट रस्टिंग। दूसरा, एक विंड मिल सफिशिएंट नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो आपको बड़े सारे विंड मिल लगाने पड़ते हैं और सबकी एनर्जी इकट्ठा करके फिर उस एनर्जी को यूज करते हैं, और इसको कहते हैं विंड एनर्जी फार्म। और विंड एनर्जी फार्म के लिए हमें बहुत ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूज एरिया इज रिक्वायर्ड। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि हमें उसी एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वहीं होगा जहां पे विंड की स्पीड मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर हो। अगर हवा 15 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड का होगा तो ये टरबाइन ही रोटेट नहीं करेगा, और अगर टरबाइन रोटेट कर भी गया तो ये मैग्नेट जो रोटेट करेगा उसके अंदर वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। सो दिस व्हाट एग्जैक्टली वाज विंड एनर्जी एंड इट्स एडवांटेजेस एंड disadvantages. Now let us discuss about tides and tidal energy. हमें पता है कि सी और ओशन के अंदर there are two types of tide, एक हाई टाइड और एक लो टाइड। रात के समय में क्या होता है, सारा पानी जो है सी का वो किनारे में आ जाता है, और सुबह होते सारा पानी किनारे से दोबारा सी के अंदर चला जाता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने एक मान लीजिए ब्रिज बना दिया, ऐसे वी डेवलप्ड अ ब्रिज, इस तरीके से ब्रिज बनाया हमने, और इस ब्रिज में हमने क्या कर दिया, होल्स लगा दिए, ऐसे होल बना दिए, और इन होल में हमने क्या फिट कर दिया, टरबाइन फिट कर दिया ऐसे। अब यहां पे मान लीजिए ये सी है, यहां पानी है। अब रात को जैसे पानी इस ब्रिज को क्रॉस करेगा, तो जब ब्रिज को क्रॉस करेगा तो ब्रिज के होल से पास करेगा इधर किनारे में आने के लिए, तो बीच में क्या बच गया, बीच में रह गया टरबाइन। तो पानी के फ्लो से क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा, और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो शाफ्ट रोटेट करेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो पूरी रात पानी जो है इस ब्रिज के नीचे नीचे इन होल से निकल के किधर आएगा, किनारे पे आएगा, और उनमें जब पानी जाएगा तो क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। जैसे सुबह होगा तो पानी दोबारा वापस इधर से वापस इधर आएगा पानी, और फिर जब पानी वापस आएगा तो फिर क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा, और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो फिर से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सी वेव एनर्जी। अब बोलेंगे सी वेव एनर्जी क्या होता है। देखिए सी है, उसके अंदर हमेशा वेव फॉर्म होता रहता है, ऐसे ऑलवेज देयर इज अ वेव।
अब हम क्या करेंगे, इन वेव्स पे अगर मान लो हम फ्लोटिंग जनरेटर लगा दें, क्या लगा दें इसके अंदर, फ्लोटिंग जनरेटर, तो जैसे वेव फॉर्म होगा तो ये क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगा, और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो शाफ्ट रोटेट करेगा, और उससे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट ओशन थर्मल एनर्जी। अब ओशन थर्मल एनर्जी क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे ये ओशन है एंड दिस इज अ ह्यूज वाटर। ओशन में क्या होता है, बहुत पानी होता है। देखा ये गया कि सरफेस से जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तो आपका पानी क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाता है। रफली देखा गया कि टेम्परेचर डिफरेंस फ्रॉम टॉप और जैसे आप नीचे आएंगे तो 1 किलोमीटर पे करीबन आपका 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, और वही अगर आपने 2 किलोमीटर लिया तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं वो देखिए। हम इसमें क्या करते हैं यहाँ पे कि एक हमने ऐसे गैस का ब्रैकेट लगा दिया, इस तरीके से एक ऐसा चेंबर लिया, और ये चेंबर के अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अमोनिया ले लिया या प्रोपेन ले लिया, लिक्विड अमोनिया, जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 20 डिग्री से कम है। यहां पे हमने क्या कर दिया, पंप लगा दिया। क्या लगाया, पंप। अब जैसे हम पंप ऑन करेंगे तो ये जो लिक्विड अमोनिया या प्रोपेन जो है वो ऊपर मूव करेगा। जैसे ऊपर जाएगा ये तो ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहां पे जैसे टेम्परेचर यहां पे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे स्टीम में फॉर्म होगा तो यहां पे हमने क्या लगाया हुआ है, जब यहां पे हमने टरबाइन्स लगाए हुए हैं। ये टरबाइन किसके हैं, जनरेटर के। तो जैसे ये स्टीम इधर से क्रॉस करेगा तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा, और अगर टरबाइन रोटेट करेगा तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। एक बार ये स्टीम यहां से ऐसे हुआ, फिर से स्टीम जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऐसे नीचे आएगा। अब पंप ने फिर क्या किया, उसको दोबारा पंप कर दिया, और ये सर्कुलेट होता रहेगा टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, और पंप के मदद से उससे क्या होगा, आपका टरबाइन रोटेट करेगा, और टरबाइन रोटेट करेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द जियोथर्मल एनर्जी इज। देखिए, जियोथर्मल में अगर आप अर्थ के स्ट्रक्चर को जानते हो तो अर्थ के सेंटर में क्या होता है, कोर होता है, और इस कोर के अंदर हॉट मैग्मा, मोल्टन मैग्मा होता है, एंड द टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। बहुत बार क्या होता है कि इस कोर से कुछ ऐसे आउटलेट निकल जाता है यहां से, ताकि मैग्मा जो है आपका यहां तक पहुंच जाता है, इस तरीके से ऐसे यहां से निकल के, तो मैग्मा आपका कहां पहुंच जाता है, टुवर्ड्स द क्रस्ट। अब ये जो जगह जहां पे आप देख रहे हैं जहां मैग्मा यहां तक पहुंच जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट। और अगर इस हॉटस्पॉट के आसपास अगर ग्राउंड वाटर हुआ तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाता है, वो इसके हीट से बॉईल करने लगता है, और उससे क्या हो जाता है, स्टीम प्रोड्यूस होता है। बहुत बार अर्थ में यहां पे क्रैक हो जाता है और यहां से स्टीम निकलना चालू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि मान लो अगर हमने यहां पे एक पाइप ड्रिल करके यहां डाल दिया, तो जैसे पाइप ड्रिल करके यहां डालेंगे तो नेचुरली वाटर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में प्रोड्यूस होता जाएगा। इस स्टीम को आपने किस में यहां पे लगा दिया, यहां पे आपने इस स्टीम को आपने यहां पे एक चेंबर में लगाया यहां पे, और इस चेंबर के अंदर क्या था, आपका टरबाइन था, और इस चेंबर के अंदर ये टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा, और अगर ये टरबाइन रोटेट करेगा तो शाफ्ट रोटेट करेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, इस स्टीम को दोबारा हम इस अंडरग्राउंड वाटर के अंदर ऐसे हम डाल देते हैं, जिससे आपका क्या होता है, ग्राउंड वाटर लेवल भी कम नहीं होता। जैसे पानी दोबारा यहां पहुंचेगा, ये दोबारा स्टीम बन के ये क्या करेगा, फिर से उस टरबाइन को रोटेट करेगा, एंड दिस विल बी ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड दिस इज हाउ वी गेट एनर्जी from the heat which is present inside the earth, and this is known as geothermal energy. Now we'll be discussing three main topics, and those topics are biomass, biogas and biogas plant. सबसे पहले हम बायोमास समझेंगे कि बायोमास क्या होता है। तो बायोमास का अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम ये कहते हैं कि ये सारे वेस्ट मटेरियल और किसी भी लिविंग थिंग का जो डेड पार्ट्स रह जाता है उसको हम बायोमास कहते हैं। बायोमास में मेनली आपका आता है एग्रीकल्चरल वेस्ट आता है, किचन वेस्ट आता है, डंक्स आता है, काउ डंक, बफलो डंक जिसको एनिमल एक्सक्रीटा कहते हैं,
सीवेज वेस्ट आता है आपका, फिर आपका स्लॉटर हाउस वेस्ट, ये सारा आता है। जब हम इनका एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं तो ये बायोगैस प्रोड्यूस करता है, और ये बायोगैस मेनली 4 गैसेस कंसिस्ट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, ध्यान से सुनेंगे। बायोगैस के अंदर मेनली मीथेन अवेलेबल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस अवेलेबल होता है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अवेलेबल होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि बायोगैस हम प्रोड्यूस कैसे करें? तो बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम बायोगैस प्लांट का यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस प्लांट को समझने से पहले मैं आपको बताऊं कि विलेजेस में आज भी सब लोगों ने ना एनिमल डोमेस्टिकेट करके रखा होता है, मेनली काऊ, बफलो, ताकि उनसे उनको दूध मिल जाता है। तो वो जो काऊ है और बफलो जो डंग प्रोड्यूस करता था, तो गांव की महिलाएं, गांव की औरतें, वो क्या करती थी कि उस डंग के अंदर मिट्टी मिला के ना उस डंग को दीवार के साथ पेस्ट कर देती थी। क्यों पेस्ट करती थी? ताकि सूखने के बाद उसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। क्यों? क्योंकि डंग के अंदर जो एलिमेंट्स अवेलेबल था वो क्या है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। जब उस डंग केक को अगर हमने बर्न कर दिया तो कार्बन, हाइड्रोजन तो चलो फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, जिसको NPK कहते हैं, वो भी साथ में बर्न हो जाता था। और उसके बर्न होने से क्या होता था कि वो जो डंक है वो कभी भी फील्ड्स में नहीं डाला जाता था, तो फील्ड की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती थी। तो उन फार्मर्स को अपने खेत के लिए मैन्योर तो मिलता नहीं था, तो फिर फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट थे। तो बड़े सोचने के बाद ये बायोगैस प्लांट बना। बायोगैस प्लांट में करते क्या है ये देखिए, इसको इनलेट चेंबर कहते हैं। इस इनलेट चेंबर से हम स्लरी डालते हैं। अब स्लरी क्या हो गया? वही बायोमास। हमने यहां पे काऊ डंक लिखा हुआ है, तो ये स्लरी अंदर चला जाए उसके लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी के मदद से स्लरी अंदर आ जाता है। इसको अंडरग्राउंड टैंक कहते हैं, जिसको डाइजेस्टर भी कहा जाता है। यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। किसका? इस बायोमास का। और ये बायोमास जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है? बायोगैस। और बायोगैस में क्या प्रेजेंट होता है वो तो हमें पता है। ये बायोगैस इस आउटलेट चेंबर से निकल के यहां से निकलता है और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है घरों के अंदर, ताकि लोग इसको एज अ क्लीनर फ्यूल यूज कर सकें, साफ सुथरा फ्यूल यूज कर सकें। अब देखिए यहां से तो आप रेगुलरली इनपुट डाल ही रहे हैं, तो जो बायोमास जिसको हम स्लरी कहते हैं, जिससे बायोगैस प्रोड्यूस हो गया, वो जो इधर से धक्का लगता है वो इधर से उस धक्के के असर से वो धीरे धीरे इधर से बाहर निकलने लगता है। इसको हम आउटलेट चेंबर कहते हैं या आउटलेट टैंक कहते हैं। जो आउटलेट टैंक के अंदर जो चीज इकट्ठा होता है उसको हम स्पेंट स्लरी कहते हैं। और इसी स्पेंट स्लरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जो कि खेतों के लिए बहुत अच्छा होता है, फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको यहां से निकाल के खेतों में डाल देते हैं। जब हम खेत में डालते हैं तो इसकी ये सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव कर देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव कर देता है। जो किसान पहले फर्टिलाइजर पे डिपेंडेंट था, बहुत हद तक उसकी फर्टिलाइजर की डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है। किसके कारण? स्पेंट स्लरी के कारण। जब वो खेत में डलता है तो वो जो रिक्वायरमेंट होता है, मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, वो ये मीट आउट करता है। नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, और जिसमें हम सन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि सन से हमें सोलर एनर्जी मिलता है, और उस सोलर एनर्जी में 2 चीजें मेनली होती हैं। वन इज हीट एंड अदर इज लाइट। देखिए हीट से बेसिकली हम मेनली 3 चीजों का तीन डिवाइसेस हम बनाते हैं। सबसे पहला होता है जो सबसे कॉमनेस्ट है, दैट इज सोलर कुकर, दूसरा सोलर वाटर हीटर, और थर्ड होता है सोलर फर्नेस। अब देखिए सोलर कुकर क्या होता है।
आपने पहले बचपन से ही पढ़ा होगा, सोलर कुकर में क्या होता है, बॉक्स होता है इस तरीके से, और इस बॉक्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये चारों तरफ से ब्लैक से पेंटेड होता है। इवन इसके अंदर जो कंटेनर रखते हैं वो भी काला रंग से रंग देते हैं ताकि इट एब्जॉर्ब्स मैक्सिमम हीट। इसको एक थिन ग्लास शीट से कवर कर देते हैं इसको, ताकि जो भी हीट इसके अंदर आए वो फिर उससे बाहर ना निकल पाए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। साथ में इसके साथ ना हम रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। दिस इज अ मिरर, दिस कैन बी प्लेन मिरर एंड कॉन्केव मिरर बोथ। तो कॉन्केव मिरर ज्यादा एडवांटेजेस होता है क्योंकि वो सारा रेस को, सन रेस को वो इकट्ठा करके इसके अंदर लेके आता है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 140 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, जिससे खाना वगैरह आसानी से कुक हो सकता है। अब सोलर एनर्जी का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। मान लीजिए किसी दिन आपने सोचा खाना बनाना है और उस दिन क्लाउड है स्काई में, अगर क्लाउड हो गया तब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, एडवांटेज मैं बता रहा हूं सोलर एनर्जी का हीट फॉर्म का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है इसका, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है, प्लेंटी है अवेलेबल, हम जितना मर्जी चाहे इसको यूज कर सकते हैं, ये खत्म नहीं होने वाला। अब हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी का लाइट का यूसेज और उसके अंदर हम सोलर सेल के बारे में बात करेंगे। एक जो सिंगल सोलर सेल होता है, उस सोलर सेल के अंदर क्या होता है, बेसिकली वो बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में बात करेंगे तो 0.7 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, और रफली पावर जो जनरेट करता है वो करीबन 1 वॉट का पावर जनरेट करता है। कौन, एक सोलर सेल, एंड दैट इज वेरी वेरी लेस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सोलर पैनल बनाते हैं। इन सोलर पैनल में हम क्या करते हैं, इसमें बड़े सारे सोलर सेल्स लगा देते हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। किस में कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में। इसने जो एनर्जी प्रोड्यूस किया इसमें आ गया, इसने एनर्जी प्रोड्यूस किया इसमें आ गया, और इस तरीके से सारे एनर्जी को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब सोलर एनर्जी का लाइट का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। एक बार जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाया उसके बाद फिर रीअकरेंस का जो है कॉस्ट, वो आपका क्या होता है, कम लग जाता है। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस, एक बार लगाने में जो कॉस्ट है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि जो सोलर सेल है ना, ये सेमीकंडक्टर से बनता है, और सेमीकंडक्टर में मेनली क्या होता है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, दे आर हाई ग्रेडेड सिलिकॉन। ये नॉर्मल सिलिकॉन जो रेत में मिलता है वो नहीं, इसको प्रोसेस करके बड़े हाई क्वालिटी का सिलिकॉन बनाते हैं, इसमें बहुत खर्चा आता है, तो इससे महंगा हो जाता है। दूसरा, जो हम सोलर सेल को कनेक्ट करते हैं ना, वो हम सिल्वर वायर से कनेक्ट करते हैं, इसका भी कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद ये तो बेसिकली डीसी, ये बेसिकली जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसको हमें किस में स्टोर करना पड़ता है, बैटरी में स्टोर करना पड़ता है, डीसी फॉर्मेट में। और बहुत बार आपने देखा होगा कहीं सोलर पैनल लगा है, नीचे उसके पीछे नीचे क्या लगा हुआ, बैटरी लगी हुई है, तो सारा दिन जब धूप होता है तो बैटरी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और जैसे शाम हुआ तो यहां पे इसके साथ क्या लगा होता है, लाइट लगा होता है इस तरीके से। तो इसी डीसी सोर्स को पहले हम एसी में कन्वर्ट करते हैं और उससे ये क्या हो जाता है, बल्ब जो है ये ग्लो करता है। ये उन जगह पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँची नहीं है, गाँव में, दूर दूर गाँव में, रिमोट एरियाज़ में। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सोलर पैनल लगा देते हैं ऐसे, उससे क्या हो जाता है, उस सोलर पैनल से ये बैटरी चार्ज हो गई, और इस जो बैटरी चार्ज हो गई उससे क्या जल गया, ये जल गया, लाइट हो गई। तो गाँव में क्या होता है कि जब लाइट जल जाती है तो बच्चे उसके नीचे बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर हमारी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करेंगे, और जो जो बात अच्छी लगी, बुरी लगी, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे, ताकि उसको रीड करके हम अपने आप को और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।